नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह की और मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में राहु क्या करता है? बहुत सारे विद्वानों का मत है कि राहु मिथुन राशि में उच्च का हो जाता है या होता है, लेकिन कुछ लोग डिफरेंस भी रखते हैं इस मत से और वो कहते हैं कि वृष में राहु उच्च का होता है। तो यह एक डिबेट है। आज से लगभग 45 इयर्स बैक उस समय एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन आया करती थी जिसके एडिटर थे डॉक्टर वी रमन, और उनकी रेपुटेशन पूरे देश और विदेश में फैली हुई थी और बहुत ही उम्दा किस्म की मैगज़ीन थी। ज्योतिष पे इससे अच्छी मैगज़ीन ना कोई पहले आई ना बाद में आई। अब तो ये मैगज़ीन नहीं मिलती। उस मैगज़ीन में जो लोग कंट्रीब्यूट करते थे तो उनमें ये डिबेट चला महीनों, इवन सालों तक चला। और उसमें कंट्रीब्यूट कौन करता था? जो नेशनल इंटरनेशनल रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर्स होते थे। कई अमेरिकन्स भी होते थे, कई पोलैंड से भी होते थे, रशिया के भी होते थे, भारत के तो होते ही थे। उसमें से जजेस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, और जो प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले, वीसी, इस तरह का बड़े बड़े लोग। उनका जो उद्देश्य था, पैसा कमाना था ही नहीं, क्योंकि पैसे के लिए अलग स्रोत से उनके पास पैसा आता था। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ, उनको आवश्यकता नहीं थी। तो पूरा पैशन के साथ डिबेट करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। अधिकतर लोग संस्कृत जानते थे, तो जितने ओरिजिनल शास्त्र थे उसका रेफरेंस देते थे, फिर अपने अनुभव डिक्लेयर करते थे। तो यह डिबेट महीनों सालों चला, तो कोई रिज़ल्ट ऐसा निकल के नहीं आया। लेकिन राहु के जितने आयाम हो सकते हैं मिथुन के साथ, ये जेमिनी के साथ, वो बहुत स्पष्ट हो जाते थे। तो हर बार आपको कुछ नया सीखने समझने को मिलता था। ये बड़े दुख की बात है, आजकल बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस होती है, ना तो इस तरह की डिबेट होते हैं, ना कोई इस तरह की बात करता है, और कहीं पर वाद विवाद भी नहीं होता, डिबेट भी नहीं होता। उस मैगज़ीन में डिबेट होता था, लेकिन बाद में एक सहमति बन जाती थी कि इतना ऐसा, इतना ऐसा, और बाकी फिर आपका अपना अनुभव। तो यह चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का डिबेट हो, इस तरह का वार्तालाप हो। अवार्ड्स तो हर ज्योतिषी के घर में बहुत ज़्यादा होंगे, तो उससे निकल के बाहर निकला जाए तो शायद ज्योतिष का उत्थान भी हो। उसी डिबेट में कुछ लोगों का मत था कि राहु जो है वो भौतिकवादी ग्रह है, उसको हर तरह के सुख चाहिए, और वृष राशि जो है उसका स्वामी शुक्र है, तो उसे भी भौतिक चाहिए। तो इन दोनों का बहुत सुंदर तादात्म्य है, तारतम्य बैठता है। तो इसलिए वो उस राशि को, यानी वृष को, टॉरस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन जो लोग मिथुन को मानते थे वो कहते थे कि राहु जो है बेसिकली बड़ा बुद्धिमान ग्रह है, उसकी बुद्धि का जवाब नहीं। वो तो देवताओं को और प्रभु तक को अपनी बुद्धि से चौंका देता है, तो बुद्धिमान है। और बुध जो राशि है, जिसका स्वामी मिथुन का जो स्वामी बुध है, तो बुध जो है उसके पास में प्रति उत्पन्न मति है, एट द स्पर ऑफ मोमेंट। बुध स्पर ऑफ मोमेंट सोचता है। इधर आपने प्रश्न खत्म किया नहीं, वो जिसका बुद्ध जागृत होता है या एक्टिव होता है, वो आपके प्रश्न के ख़त्म होने से पहले उसके पास उत्तर होता है।
तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो राहु का यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। और यहाँ का जो राहु है वो मिथुन वृष के राहु से ज़्यादा पावरफुल है। मैं दोनों के विचार सुनता था, पढ़ता था, समझता था। जब मैंने नक्षत्रों का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि ऐसा कहते भी हैं कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है, ना कि राशियों में। ये ज्योतिष का बड़ा पौराणिक सूत्र है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है, राशियों में नहीं। तो वहाँ से मैंने अपना अध्ययन शुरू किया नक्षत्रों का, और इसके ऊपर किताबें लिखी, नक्षत्र मेडिटेशन या नक्षत्र ध्यान। तो नक्षत्रों को जब बहुत गहरे में समझा तो मेरे को बात समझ में आई, किसी भी ग्रह का जो तारतम्य है, सिंक्रोनाइजेशन है, कनेक्टिविटी है, वननेस है, वो नक्षत्र से होती है। और उसके साथ में उसका इक्वेशन कैसा है, उसके ही रिज़ल्ट आदमी को पूरी ज़िंदगी मिलते हैं। और तब तक ये बात हमको समझ नहीं आती जब तक हम और तरह से गणना करके खुद असफल नहीं हो जाते। और राहु को हमने इसलिए चुना, उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु से ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में कोई नहीं है। तो ये हर नक्षत्र के साथ इसका एक अलग कनेक्शन है जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है और बड़ा रहस्यमय है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस राशि में जो नक्षत्र हैं उनके साथ राहु का क्या तारतम्य है, और कैसे राहु जीवन में किसी आदमी को ऊंचाइयां दिखाता है, ऐसी ऊंचाइयां जो आदमी कल्पना नहीं करता, और जब वो पटकता है तो इतना नीचे पटकता है कि वो भी अकल्पनीय हो जाता है। थोड़ी सी बात मिथुन राशि की कर लेते हैं, फिर तो उस पर आ ही जाएंगे। मिथुन राशि जो है राशि जगत की पहली ह्यूमन राशि है, मनुष्य राशि है। क्योंकि पहली राशि जो हमारे पास है मेष है। मेष तो मेढ़ा हो गया, रैम हो गया। दूसरी जो है वो ऑक्स है, बुल है। तो उसके बाद पहली राशि हमारी ये ह्यूमन राशि है। यहाँ पर स्त्री पुरुष आलिंगन की अवस्था में है। तो जो बुल है उसके पास में रॉ एनर्जी है। जब वहाँ राहु होगा तो उसका वास्ता रॉ एनर्जी से होगा, और राहु के पास स्वयं भी रॉ एनर्जी है, हालांकि बुद्धिमान है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो एनिमल एनर्जी से काम करता है, क्योंकि राक्षस है। राक्षस होने से उसका जो एनर्जी का स्रोत है वो अमानुषी हो जाता है कई बार। और यहाँ पर बुध की जो राशि है, बुध जो है आप समझते ही हैं, आपका जैसा मैंने बताया, तो बुध आपका सारा रीजनिंग, लॉजिक जितना भी इस दुनिया में होता है उस सब को अपने में समेटे रहता है, और उसके पास में हर बात का लॉजिक है। जैसे कोर्ट, इतने जितने दुनिया भर कोर्ट हैं, चोर बोलता है मेरे चोरी करने के कारण क्या थे, और सिपाही बोलता है इसने चोरी की या जिसकी चोरी हुई उसका क्या कसूर था। तो ये डिबेट चलता रहता है। लेकिन राहु यहाँ पर उन दोनों में अगर सामने स्थापित कर ले तो कमाल करता है। एक छोटी सी बात और याद आ गई, बुध ग्रह की बुद्धि और राहु की पैंतरेबाजी यहाँ देखने को मिलती है। ये भी बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चीज़ है, ये और किसी नक्षत्र में देखने को नहीं मिलेगी हमको। पहली कुंडली है मेरे पास, आप देख भी रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका राहु अगर आप देखें तो द्वादश भाव में है और आद्रा नक्षत्र में है।
आद्रा नक्षत्र में राहु है। तो यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वेशन समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। इक्वेशन पहला राहु स्वयं और मिथुन राशि जिसकी हमने बात की अभी, और राशि का स्वामी बुध तीसरा, और आद्रा नक्षत्र जिसका स्वामी स्वयं राहु। तो राहु यहाँ पर 2 बार अपने को रिपीट कर रहा है, एक तो नक्षत्र के माध्यम से, एक अपने आप से। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, बहुत उन्होंने संघर्ष किया है आज़ादी के लिए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं और शुरू में बहुत सफल भी रहे, 2-3 बार जीते भी। देश आज़ाद होने से पहले भी प्रधानमंत्री थे और उनका जो अंत होता है बड़ा वेदनापूर्ण होता है। जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया तो नेहरू की जो पंचशील नीति थी या शांति दूत के नाम से जाने जाते थे, वो सब इमेज धराशायी हो गई और आज तक लोग उन्हें कोसते हैं। तो यहाँ पर राहु का एक अलग रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर एक ज़माने में राहु बुध और मिथुन से वो ऊंचाइयाँ दिखाता है, जब नक्षत्र आद्रा में आता है तो वो सारा डस्ट हो जाता है, वो सारी इमेज हिल जाती है और उसके चर्चाएं आजकल होते ही रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। ये हमारे पास में एक और कुंडली है गोविंदा की और इनका नक्षत्र आद्रा है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि मिथुन राशि में नक्षत्र यूँ तो 2.25 हैं, लेकिन आद्रा पूरा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। मैं इसके ऊपर बीच बीच में बोलता रहूँगा कि पूर्ण मिलता है, कि पूरा नक्षत्र मिलेगा किसी राशि में तो उसका पूरा प्रभाव होगा हर तरह का, और जब आधा मिलेगा, पौन मिलेगा तो अलग प्रभाव होगा। नक्षत्रों का जो अध्ययन है या ज्ञान है वो बहुत गहरा है। यूँ तो हर आदमी नक्षत्र की बात करता है। मैंने पिछली बार नक्षत्रों की कुछ बात की तो आजकल मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ जो अधकचरे वीडियो हैं, लेकिन अच्छा है, लोग फॉलो करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। मैंने 45 साल लगा दिए नक्षत्रों पे काम करते हुए, तब मुझे कुछ समझ में आई है। कोई किताबी बातें नहीं बोलता हूँ, मैं किताब से पढ़ के नहीं बोलता हूँ। मेरा अपना चिंतन है कि इस अपने चिंतन में और इसके ऊपर लाखों कुंडलियों का अध्ययन है, तब मैं बोलता हूँ। दिखाने को इतनी नहीं दिखाई जा सकती तो कम दिखाते हैं। अब साहब इनका कर्क लग्न है, इनका भी, और द्वादश में राहु है। एक ज़माना ऐसा आया जब जितने खान थे, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इनका परचम लहरा रहा था। उस ज़माने में एक अदना सा छोटे से जगह से आया हुआ नॉन स्टार लुकिंग पर्सन गोविंदा ने एक अपनी ऐसी जगह बनाई कि सब देखते रह गए। गोविंदा का एक अलग क्लाइंटेल था या उनका क्राउड था अपना, अलग उनके चाहने वाले थे, और जो गोविंदा को चाहते थे वो अपने आप में अलग थे। उनकी इतनी मूवीज़ हिट हुई, जो मूवी आती थी हिट होती थी, वो गोविंदा के बारे में इतना लिखा गया, सुना गया, सब कुछ हुआ। एक बार अवतार फिल्म जो विदेश में बनी थी, उसके लिए इन्हें हीरो चुनने का विचार किया उन लोगों ने, अमेरिका से टीम आई, इन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ से ये राहु हमको देखने को मिलता है। आद्रा में राहु, वही स्थिति। एक बार आदमी अपने प्रयत्नों से कहीं चला जाता है, अपनी सीमा से अलग चला जाता है, हदों को पार कर जाता है, और जब हदों को पार करके वहाँ रहना होता है, वहाँ टिकना होता है, तो अपने पतन की तरफ चल देता है। तो हिमालय में चढ़ना तो बहुत आसान है,
एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उस पीक पे बने रहना यहाँ पर आद्रा का राहु यह अलाउ नहीं करता। तो यह एक अलग स्थिति है आद्रा के राहु की, जहाँ पर स्वयं राहु है, इक्वेशन बता रहा हूँ, स्वयं राहु है, फिर मिथुन राशि है, ह्यूमन राशि है। क्योंकि यहाँ पर क्या ऐसा क्यों होता है, आदमी जो राशि है मिथुन, वो आलिंगन की राशि है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्त्री पुरुष के साथ आलिंगन करें, आप अपनी उपलब्धियों से भी आलिंगन कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो नेहरू अपनी उपलब्धियों से आलिंगन करके बैठ गए, चाइना ने अटैक कर दिया, ये भी अपनी उपलब्धियों से आलिंगन करके बैठ गए और इनका पतन हुआ। फिर दोबारा वो मौका नेहरू को तो मिला नहीं, तो ये बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। एक और कुंडली हमारे पास नवजोत सिंह सिद्धू की, आजकल जेल में हैं, सब जानते हैं। और यहाँ पर राहु पुनर्वसु में, यानी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु का जो नक्षत्र है यहाँ पर 3/4 मिलता है। तो ये नक्षत्र में यहाँ पर हैं। तो इस नक्षत्र में क्या है, इनका राहु कहाँ है देख लेते हैं। सामने दिख रहा है, मिथुन राशि में है और धनु इनका लग्न है। अब यहाँ ये जो राहु है ये क्या करता है, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, पहले शुरू में जब आए थे तो असफल हो गए थे। इन्होंने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था, तो मेरे को याद आ रहा है कि असफल हो गए थे तो किसी ने लिख दिया था, जर्नलिस्ट ने, कि स्ट्रोकलेस वंडर नवजोत सिंह सिद्धू। तो किसी प्रोग्राम में बताया था इन्होंने कि तब इन्होंने वो जो आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसको अपने जिम में चारों तरफ बड़ा करके लगा लिया और उसमें पढ़ते थे, उसको देखते थे और जिम में एक्सरसाइज करते थे। इतनी तैयारी, इतना जोश। उसके बाद में उसी ने लिखा कि फुल ऑफ स्ट्रोक सिद्धू, ऐसी स्थिति। तो कहाँ से कहाँ, ज़मीन से आसमान की यात्रा, फिर पॉलिटिक्स, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, आज तो कांग्रेस में है, इसके बाद में सिने जगत में, लाफ्टर चैनल्स में, कहीं से कहीं पहुंच गए। और बीच में जो पंजाब का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को सेबोटॉज करने में कुछ लोगों का अगर हाथ था तो उसमें एक इनका भी था। तो यहाँ पर इक्वेशन बना, राहु खुद मिथुन राशि और नक्षत्र पुनर्वसु, उसका स्वामी गुरु। तो कन्फ्लिक्ट हो गया, बड़ा भारी कन्फ्लिक्ट हो गया, अपने में ही कन्फ्लिक्ट हो गया, अपने से ही लड़ लिए। कोई दूसरे से लड़ता है, जब तक ये दूसरे से लड़े थे, क्रिकेट मैच में लड़े थे या इलेक्शन में लड़े थे तो जीते थे। जब इन्होंने स्वयं से लड़ना शुरू किया तो फिर पतन हुआ, और ऐसा पतन जो फिर दोबारा बहुत समय लगता है उसकी भरपाई करने में। तो आजकल हम बात कर रहे हैं राहु की, कि राहु ग्रह क्या करता है, हर राशि के साथ क्या करता है। राशि अलग है, राशि का महत्व है, लेकिन जब वो नक्षत्र के साथ जुड़ता है, आत्मसात करता है, तो फिर राहु रहस्यमय हो जाता है। राहु औरों का पतन भी करता है आपके षड्यंत्र के द्वारा, और कभी कभी आप स्वयं के साथ ही षड्यंत्र कर लेते हैं। ख़ासतौर से अगर आप सिद्धू के केस में या गोविंदा केस में देखें, इवन नेहरू के केस में देखें, तो षड्यंत्र खुद के साथ ही हो गया। देखा ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है मेरे बारे में। मेरा व्यक्तिगत तो मैं पता नहीं कहाँ से क्या हो, कहाँ से आदमी से खुदा होने की तैयारी में हूँ, लेकिन मेरे पैर कौन काट रहा है। मिलेंगे अगले किसी राशि के साथ, और ख़ासतौर से राशि की बात मुझे नहीं करना चाहिए, किसी नक्षत्रों के झुंड के साथ, और राहु का चमत्कार देखिए। राम राम। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।